May I come in, sir? Yes, come in. Can I sit? Have sit. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Introduce yourself without reveal your name. सर मैंने 10th क्लास चिड़ावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा से की है, 12th क्लास झुंझुनू एकेडमी झुंझुनू से की है। उसके बाद सर मैंने बीएससी की है रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और करंटली सर मैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। कब से? सर 8 मई 2023 से। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरे को मेरी माता जी के साथ खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी माताजी आपके साथ रहती हैं अभी जहाँ आप काम कर रहे हैं? जी सर। ठीक है। आप कैसे ध्यान रखते हैं अपनी माता का कुकिंग में? मैं सर उनकी हेल्प करवाता हूँ, जैसे सब्जी कटवाने में, या फिर कभी कभी आटा भी लगवा देता हूँ उनको। और सर जैसे कभी उनकी तबीयत खराब होती है तो मैं खुद भी खाना बना लेता हूँ। किस एज ग्रुप के हैं आपकी माताजी? सर वो अभी 48 के हैं। इस एज में महिलाओं में न्यूट्रिशन में क्या क्या हमें देना चाहिए कि बुढ़ापे में उनको उनके लाइफस्टाइल बेहतर रहे, कोई बीमारी ना रहे? सर एक तो मेरे को लगता है कि वो जो डाइट लेती हैं, जो खाना खाती हैं, उसमें प्रोटीन की और जो कैल्शियम की कमी मेरे को नज़र आती है। इस वजह से उनके घुटनों में भी दर्द रहता है। अच्छा, चलिए। तो आप माता के ज्यादा नजदीक हैं या पिता के ज्यादा नजदीक हैं? सर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इस वजह से मैं दोनों के नज़दीक हूँ सर। मैं अच्छा, चलिए ठीक है। आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर को डिफाइन कीजिए। सर कंप्यूटर एक मशीन है जिसके द्वारा जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, और उसका हर फील्ड में आज हम यूज़ देखते हैं सर। आप ये कैसे तय करते हैं कि आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ज्यादा एफिशिएंट है या बेहतर है? क्या क्या चीजें आप देखते हैं उसमें? सर कि उसका प्रोसेसर हो वो बिल्कुल एडवांस हो, लेटेस्ट हो, उसकी मेमोरी हो वो बहुत मतलब हाई कैपेसिटी हो मेमोरी की, और सर उसकी जो रैम हो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो सर। और यदि मान लीजिए आपसे मैं ये पूछूं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बेहतर है, तो कैसे आप निर्धारित करेंगे? सर अगर उन कंप्यूटर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है सर, कौन सी जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ है, कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ हुआ है सर। बिना जनरेशन, ये बिना उनका ऑब्जेक्टिव जाने हुए आप निर्धारित कर सकते हैं क्या? मान लीजिए कोई गेम के लिए है, कोई मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम आ रहा है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम आ रहा है, कोई डिफेंस में काम आ रहा है, तो आपने डायरेक्ट ये तय कर दिया? नहीं सर, अगर बेसिक जो यूज़ के कंप्यूटर होते हैं उनमें लगभग सभी में सर सेम प्रोसेसर यूज़ होते हैं। जैसे इंटेल के आते हैं i3 i5 i7, ये सब जनरेशन है इनकी। जैसे i3 से बेहतर i5 है, i5 से बेहतर i7 है। ओके, ये आई मतलब क्या है? आई तो सर मेरे को पता नहीं सर। आई का मतलब ध्यान नहीं है आपको? आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं अभी, जी सर। और कंप्यूटर साइंस से आपने पढ़ाई भी की है अपनी, तो नहीं आप सर, मुझे ये बताइए, आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स, मैथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, जी सर। ठीक है। भारत के अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी सर। आईआईटीज हैं, जी सर। और हमारे जो युवा हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में काम भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के विदेशों में जाके सीईओ भी हैं। जी सर। भारत के अंदर ना तो बहुत अच्छे एप्स हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो, और ना ही कंप्यूटर बेस्ड कोई बहुत बड़ी ये स्टार्टअप वगैरह, या कहें कि जैसे फेसबुक, गूगल, मेटा जिस तरह की कंपनी बन पा रही है। क्यों? सर जिस समय कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उस समय हमारा देश इतना डेवलप नहीं था, और इतना कंप्यूटर का प्रचार प्रसार भी नहीं था। लेकिन अब निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं जो धीरे धीरे दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ देश जिन्होंने शुरुआत में इसकी तरफ ध्यान दिया वो निश्चित रूप से आज आगे हैं, लेकिन हम जल्द उनकी बराबरी करेंगे। आईसी का डेवलप होने के बाद कंप्यूटर में क्या रिवॉल्यूशन हुआ है? आईसी डेवलप होने के बाद कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी हो गई, और जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ गई है। ठीक है। आप क्योंकि अभी कंप्यूटर टीचर हैं, जी। आगामी 5 वर्षों में अगर सरकार आपको आरएस बनने के बाद ये कहे कि आपको राज्य को कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्थापित करना है, सॉफ्टवेयर हब के तौर पे, एप्स में भी राज्य बहुत आगे रहे, और कंप्यूटर इंजीनियर्स और कंप्यूटर के लिए राज्य जाना जाए, तो आप कौन से 5 बड़े कदम उठाना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। जैसे जिस स्कूल में अभी हूँ मैं,
वहाँ जो कंप्यूटर लैब है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत पहले बनाई गई थी और आज उसके जो उपकरण है वो सारे खराब हो चुके हैं। कुछ मैंने कोशिश की है भामाशाहों की मदद से वो कुछ नए एक दो कंप्यूटर लगवाने की, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। एक तो हमें सर बेसिक लेवल पे कंप्यूटर को जैसे लैब्स हो गई ये आदि हमें बनानी होंगी स्कूल्स में। दूसरा जो कंप्यूटर करिकुलम में हमको परमानेंट सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना होगा स्कूल्स में। और तीसरा सर जैसे जो जिस प्रकार हम कंप्यूटर से जो बीटेक लेते हैं बच्चे वो ही पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमें ग्रेजुएशन में भी इंट्रोड्यूस करना होगा बाकी सब्जेक्ट के बराबर में। और हमें इस क्षेत्र में नई नई जॉब्स जैसे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे अगर हमें राजस्थान को आईटी हब बनाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट्स लाने होंगे राजस्थान के अंदर जो आईटी सेक्टर में हों और हमारे जो युवा हैं उनको और ज़्यादा जॉब्स मिल सकें। और सर हमें इसको लेके अवेयरनेस फैलानी होगी कि आगे भविष्य है जो वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा सुनहरा है हमारे युवाओं का। चलिए, थैंक यू सर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर की जो 4 श्रेणियां हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, उसमें सबसे बड़ी साइज का होता है और ये बहुत अधिक बड़ी कैलकुलेशंस करने में सक्षम होता है। इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन आदि क्षेत्रों में सर यूज किया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या कॉन्सेप्ट है? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, पैरेलल प्रोसेसिंग में 2 प्रोसेस एक साथ अगर उनको मतलब फैच किया जाए कंप्यूटर के द्वारा, और पाइपलाइन में एक के बाद एक अगर वो प्रोसेस फैच हो। यदि आपको इन दोनों में से एक को चुनने का अवसर दिया जाए कि भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर में है, तो आप किसको चुनेंगे? भारत में इस समय जो यूज हो रही है, इन दोनों में से कोई एक है। इसका सर मेरे को पता नहीं है, जरूर इस बारे में आपने अभी कहा कि आपने कोशिश की स्कूल में कंप्यूटर्स के लिए, भामाशाहों से आपने संपर्क किया। जी सर। इस दौरान आपने किसकी सहायता ली? सर एक तो हमारे जो ग्राम पंचायत थी स्कूल जहाँ थी, उनसे मैंने सबसे पहले आग्रह किया, तो उन्होंने अपने जो खुद के पास से उन्होंने आपने अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर से नहीं पूछा? नहीं, उनसे तो पूछा ही सर, उनका हाँ। सहयोग लिया, फिर उन्हीं की सहायता से सर। आप उन्हीं को ही बताइए पहले, है ना, चेन ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, अच्छा अच्छा है ना? सर, सबसे पहले हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी मैंने उनसे संपर्क किया, हम्म, फिर उन्होंने जरूरत को समझा बच्चों के लिए कि कंप्यूटर जरूरी है बच्चों के लिए, फिर उन्होंने गांव में संपर्क किया लोगों से। आपकी हॉबी है कुकिंग। जी सर। चलिए, एक बहुत घरेलू डिश हमें बनानी है, एकदम जो भारतीय घरों में आमतौर पे बनती है। जी सर। हम 4 लोग हैं यहाँ, जी आप खीर बनाइए 4 लोगों के लिए। सर, खीर के लिए सबसे पहले हमको दूध की जरूरत होगी, चीनी की जरूरत होगी, चावल की जरूरत होगी। मात्रा को मेंशन करते हुए। सर हम 4 लोगों के लिए सर हमारे लिए 250 ग्राम दूध काफ़ी होगा, और सर 100 ग्राम के लगभग चावल, और फिर चीनी सर लगभग 20 से 30 ग्राम। मम्मी खीर बनाती हैं तो क्या करती हैं वो? ऐसे राइस लेते समय कौन सा पैटर्न ऑप्ट करती हैं? कभी देखा, ऑब्जर्व किया मम्मी को? जी सर। कैसे लेती है मम्मी राइस? जैसे डब्बे से राइस निकालना हो जी तो सर। कैसे अंदाज़ा लगाती है कि मेरे बेटे के लिए और मेरे खुद के लिए कितनी खीर बनाऊं? वो तो सर उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे को नहीं है अभी। अच्छा, ये जनरेटिव एआई क्या होती है? एआई के बारे में पता मेरे को। जनरेटिव एआई सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे कोई इमेज अगर वो एआई के माध्यम से हम जनरेट करते हैं, हम कमांड देते हैं उसको, तो शायद सर चलिए, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, पंचकुटा क्या है? कुटा दो सर, सॉरी सर। मैम प्लीज। आपने 12th क्लास पीसीएम से करी विद 90%, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी की, फिर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, जी और फिर आपने पीजीडीसीए एक डिप्लोमा किया। जी। ये इतना वेरिएशन क्यों है इसमें? क्या आप कहीं स्थिर नहीं हो पाए, जबकि मार्क्स आपके कंटिन्यूसली अच्छे रहे हैं? आपने साइंस पीसीएम से किया, उसके बाद इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए ट्राई नहीं किया? मैम मैंने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा रुझान उस समय उस फील्ड की तरफ नहीं था, तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ग्रेजुएशन करना ठीक समझा कि तब तक मुझे समझ आ जाए कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। और फिर क्या समझ में आया आपको? फिर मैम मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के टाइम मेरे को थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, और उस समय मैम कोरोना लग गया था, तो कोरोना के दौरान मेरे को लगा कि अभी इस समय का यूज़ करते हुए हमारे जो लोकल में यूनिवर्सिटी थी श्रीधर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने मैम ये डिप्लोमा कर लिया, और उसके बाद में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी।
तो उस वजह से मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो इसलिए मैंने फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करना ठीक समझा। अच्छा, चलिए ठीक है। आप ये बताइए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा है, एक जिलाधीश, जिला प्रमुख और जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन 3 पदों के अधिकार क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है? मैम सबसे पहले आपने जिलाधीश बताया। जिलाधीश मैम जैसे कलेक्टर होता है उसको हम जिलाधीश बोलते हैं। तो मैम उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। और आपने सेकंड क्या बताया? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख, जिला प्रमुख मैम पॉलिटिकल हेड होता है, जो वो ये जो पंचायती राज में जो जिला की कार्यकारी बॉडी होती है उसकी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो पंचायती राज होते हैं उनमें जिले को हेड करने के लिए। तो एक जिले में ये 3 अधिकारी मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, क्या इनके बीच किसी भी तरीके के संघर्ष या वर्क एरिया जो अथॉरिटी एरियाज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं मैम, इनके रोल क्लियरली डिफाइंड हैं मैम। जहाँ तक कि कलेक्टर है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है और इनके डेवलपमेंट रोल्स हैं, और जो ये जिला प्रमुख हैं पॉलिटिकल हेड हैं। अच्छा, तो जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल करता? मैम उनका मेनली फोकस एरिया पंचायती राज है और डेवलपमेंट है मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। जी मैम। मानसिक क्रांति आपने पढ़ा होगा, मेंटल जी रेवोल्यूशन मैम। बाय टेलर। जी मैम। एक प्रशासक के लिए मानसिक क्रांति की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर उसे आवश्यकता पड़ती है मानसिक क्रांति? मैम मानसिक क्रांति की आवश्यकता जब पड़ती है जब हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए एक सर्विस के तौर पे है, और हम उसको एक बोझ के तरीके से ना देखें, और रेगुलरली हमारा जो बिहेवियर है वो कंप्लेन करने वाला नहीं हो कि हमको ये सुविधाएं नहीं मिली, हमको ये रिसोर्सेज नहीं मिले। हम जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके माध्यम से जो बेस्ट हम दे सकते हैं सोसाइटी को वो दें। ऐसे कौन से संवैधानिक पद होते हैं जिनकी पद नियुक्ति और पद मुक्ति अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा की जाती है? पद नियुक्ति और पद मुक्ति मैम जैसे आरपीएससी के मेंबर्स हो गए, इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन इनका जो रिमूवल प्रोसेस है और रिमूवल की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। और मैम जैसे ये इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मैम, और मैम और तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये बताइए नगर पालिका के अध्यक्ष को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? नगर पालिका के अध्यक्ष को सर मैम उनके पद से हटाने के लिए जो मेंबर्स हैं वो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कलेक्टर के सामने, और वो एक निर्धारित तिथि देने के बाद 3/4 मेंबर्स से वो पास होना चाहिए रेजोल्यूशन उनको हटाने के लिए। ठीक, थैंक एनईपी में कोडिंग, कंप्यूटर, इनकी शिक्षा देने की बात कही गई है, इसके क्या लाभ होंगे और क्या इसकी चुनौतियां हैं? सर एनईपी में 6th क्लास से कोडिंग के लिए बताया गया है कि बच्चों को कोडिंग के बारे में फेमिलियर करवाना, उनसे कोडिंग उनको पढ़ाना। तो सर इसके मेन चैलेंजेस तो जैसे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट स्कूल्स का भी हम देखें तो अगर वो कंप्यूटर्स वगैरह और इंटरनेट अवेलेबिलिटी वो नहीं है तो फिर कोडिंग तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी सर। और दूसरा सर हमारे पास जो टीचर्स हैं उनकी भी सर हमको पहले स्किल ट्रेनिंग करनी होगी उस फील्ड के रिगार्डिंग। और तीसरा सर जैसे कुछ मतलब हमारी सोसाइटी है उसकी भी हमको जो मानसिकता है वो भी बदलनी होगी, क्योंकि अभी रोट लर्निंग पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आए, स्किल पे हमारा भी इतना ध्यान नहीं है। ठीक है, दिल्ली में आप पढ़े हैं। जी सर। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है, इसके 3-4 कारण बताइए। सर मेन तो जैसे इंडस्ट्रीज हैं सर, दिल्ली के जो नियर बाई एरियाज हैं वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उस वजह से है सर। दूसरा सर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा सर जैसे कि ये जो दिवाली का सीजन आता है उस समय आसपास के राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ किसान जो पराली जलाते हैं उस वजह से जो स्मोक बनता है वो भी सर मेन रीज़न है उस समय पोल्यूशन का। और चौथा सर जैसे पोल्यूशन वहाँ वाटर पोल्यूशन भी मेन है, क्योंकि जो यमुना है वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वेस्ट है वो बिना ट्रीटमेंट के उनमें बहा दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।